नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 12 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। आज का क्वेश्चन नंबर 1, Recently, Supreme Court stayed the implementation of the controversial agricultural laws. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो दोस्तों 2-3 घंटे पहले ये न्यूज़ आया था बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों एग्रीकल्चर लॉज को स्टे किया है। तो बेसिकली दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है ना, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स अपने स्टेटमेंट दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ बनने वाला है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएगा आने वाले टाइम पे और वो अलग से एक पीपीटी बना के आपको अच्छी तरह समझा देंगे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 3 स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? Parliamentary legislations cannot be stayed by Supreme Court unless it is satisfied prima facie that they are unconstitutional and illegal। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट जब एक लॉ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लॉ जो आ रहा है ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है, जनता के फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा है। इस तरह अगर प्राइमा फेसी फर्स्ट इंप्रेशन में अगर लग गया तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह कर सकता है। पर ये थोड़ा डिबेटफुल टॉपिक है दोस्तों। वैसे स्टेटमेंट 1 इधर सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इन इंडिया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज एक्सरसाइज्ड बाय कोर्ट्स प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 1937 में हमारा जो फेडरल कोर्ट बना था, जो बाद में 1950 में जाके सुप्रीम कोर्ट बना, उसमें भी ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन था। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही हो जाता है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू पेव्स द वे टू जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रेक कर, मैंने पहले भी बोला आपको, अगर जनता के फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है कोई लॉ, ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा है, तो इस तरह अगर कोई लॉ जनता के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो है फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल सही हो जाता है इधर, राइट। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी, ये सबसे ज्यादा एक बेस देता है आर्टिकल 13 ये जो जुडिशियल रिव्यू के लिए, राइट। अब देखो दोस्तों न्यूज ये आया था, अब ये न्यूज़ बहुत डेवलप होने वाला है। अब बेसिकली दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट इस लॉज को स्टे नहीं दे सकता, तो उन्होंने ये बोला स्टेइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड स्टेइंग द लॉ आर डिफरेंट। उन्होंने बोला हम लॉ को स्टे नहीं कर रहा है, लॉ का जो इंप्लीमेंटेशन होने वाला है उसको स्टे कर रहा है। वी कैन ऑलवेज स्टे एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर ए लॉ, मतलब लॉ का जो एग्जीक्यूशन होगा उसको थोड़े दिन के लिए स्टे दिया है। अब कोर्ट ने यह भी बोला एक कमेटी फॉर्म होगा, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके बाद बात की डिसीजन होगा। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है मैंने अभी भी कहा आपको, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से 1937 में एक फेडरल कोर्ट बना था उसके बारे में बोला था, और आर्टिकल 13 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट इधर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लियरेंस दे दिया था सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट मतलब हमारे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, जो एक 3 किलोमीटर स्ट्रेच में है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया। उसके बाद ये पहुंच गया हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के बाद, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये बहुत पुराना है, इस पर अगर कुछ एक्शन करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, इसको तोड़ना है, इसको प्रिजर्व करने के लिए एक हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी बनाया हुआ है। वैसे सारे स्टेट्स में है इस तरह की कल्चरल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला कोई भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स है, आर्टिफैक्ट्स है, मतलब
छोटे मोटे स्टोन टूल्स जो पुराने हैं वो सबको प्रिजर्व करने के लिए इस तरह एक हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी बनाया हुआ है। दिस कमिटी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 इन दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज 1983 टू प्रोटेक्ट हेरिटेज बिल्डिंग्स। तो हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर एडिशनल सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में बनाया हुआ है। ओनली बिल्डिंग्स इन एंड अराउंड दिल्ली आर गवर्न बाय दिस लॉस। ये जो लॉ से दिल्ली के बिल्डिंग जितने भी है उसको गवर्न करते हैं। सिमिलर कंजर्वेशन कमिटीज आर सेटअप एट स्टेट लेवल्स एज वेल। सारे स्टेट्स में भी इस तरह की हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटीज रहता है जो उस स्टेट्स का हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए। लोकल अथॉरिटी शुड कंसल्ट द हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी बिफोर ग्रांटिंग परमिशन। अब लास्ट क्या है, द रेगुलेशंस ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी अप्लाइज टू हेरिटेज साइट्स। देखो ओनली बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए नहीं, आर्टिफैक्ट्स के लिए, बिल्डिंग्स एरियाज स्ट्रक्चर्स दैट आर लिस्टेड इन यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज फॉर दिल्ली 2016। तो बेसिकली दोस्तों हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के जो रूल्स के मुताबिक ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, ये देखो आर्टिफैक्ट्स के लिए, एरियाज के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखा है, ये गलत है दोस्तों, एक एडिशनल सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में आता है। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, Prime Minister approves an ex gratia of rupees 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who are lost their life due to hospital fire in Maharashtra. Consider the following statements regarding PMNRF which are correct. तो दोस्तों रिसेंटली जो न्यूज़ आया था महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में जो फायर हुआ था, तो PMNRF से एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया है 2 लाख का। तो PMNRF के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा है, कौन कौन सा सही है आप लोग बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों PMNRF है क्या है, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। PMNRF इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ये दोस्तों बना था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहला प्राइम मिनिस्टर थे 1948 में, विथ पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तब जाके बना था ये जो PMNRF, ठीक है। Resources of PMNRF are now utilized primarily to render immediate relief to families of those killed in natural calamities like flood, cyclone, earthquake and to the victims of major accidents and riots। तो दोस्तों ऐसा नहीं ओनली नेचुरल कैलामिटी के लिए देते हैं, कोई भी डिसास्टर हो गया, मैन मेड डिसास्टर हो गया या नेचुरल डिसास्टर भी हो गया ना, उसमें जो विक्टिम्स है उनको इमीडिएट रिलीफ के लिए PMNRF यूज़ करते हैं। जैसा भी महाराष्ट्र हॉस्पिटल में फायर हो गया तो उन लोगों की नेक्स्ट ऑफ किन को 2 लाख का एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया, ठीक है। तो ये सब PMNRF ने दिया। PMNRF हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। दिस फंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेम इज मैनेज बाय PM और मल्टीपल डेलीगेट्स फॉर नेशनल कॉजेस। तो दोस्तों देखो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। PMNRF इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ट्रस्ट करके रजिस्टर किया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। मैनेज करता है प्राइम मिनिस्टर, उसमें कई सारे मेंबर्स भी रहते हैं। PMNRF accepts only voluntary donations from individuals and institutions। तो कोई गवर्नमेंट फंड्स इसमें आता नहीं है, ओनली वॉलंटरी डोनेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्लोइंग आउट ऑफ बजटरी सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट और फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ PSUs आर नॉट एक्सेप्टेड। तो क्लियर है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट फंड्स नहीं आता है इसमें, मतलब गवर्नमेंट फंड से जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी नहीं आता है, ओनली वॉलंटरी डोनेशन जो है वो PMNRF में आता है। At the time of natural calamity of devastating scale, PM makes an appeal for donation to the fund। ठीक है, PM जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी होता है, डिसास्टर होता है, तो PM एक अपील करता है ना सिटीजन से कि आप लोग PMNRF में कंट्रीब्यूशन करो। तो हमारे स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, PMNRF was established to help the people displaced due to partition of India and Pakistan। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसका इनिशियल पर्पस जो था यही था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे था। PMNRF has been constituted by the approval of parliament। गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला था ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। PMNRF एक्सेप्ट्स ओनली वॉलंटरी डोनेशंस बाय इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये सही है, ये मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी ईयर स्वामी विवेकानंदा's बर्थडे January 12 is celebrated as नेशनल यूथ डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 3 गलत है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करता है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है।
1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द डे एज नेशनल यूथ डे एंड सिंस 1985 द इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1985 से ये सेलिब्रेट करता है। Swami Vivekananda was a great Hindu saint and a religious leader. He founded the Ramakrishna Mission and Ramakrishna Math. एक्चुअली जो रामकृष्ण परमहंसा है इनका डिसिपल था स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ है, ये दोनों इन्होंने फाउंड किया है। कोलकाता में जन्म हुआ था जनवरी 12, 1863 को। हिज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। हिज पेरेंट्स वेर विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, तो पेरेंट्स का नाम भी बता दिया। कहाँ जन्म हुआ था? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। At a young age, he got the opportunity to meet Ramakrishna. This was an important event of his life. He started visiting Ramakrishna at Dakshineshwar. तो रामकृष्ण परमहंसा का डिसिपल था, मैंने बता दिया आपको। फेमस वेदांता मूवमेंट वाज लेड बाय स्वामी विवेकानंद। ही इंट्रोड्यूस द इंडियन फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म इन वेस्टर्न कंट्री। तो हिंदुइज्म के बारे में, इसकी जो ग्रेटनेस है वेस्टर्न कंट्रीज में, इन्होंने काफ़ी कुछ प्रीच किया है और वेदांता मूवमेंट भी इन्होंने शुरू किया था। तो हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों, क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1, Swami Vivekananda was a force in the revival of Hinduism in India and contributed the concept of Indian nationalism as a tool to fight against British Empire in colonial India. ये तो सिंपल स्टेटमेंट है दोस्तों, बिल्कुल सही है। विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने आपको। फेमस थियोसॉफिकल मूवमेंट वाज लेड बाय स्वामी विवेकानंद, ये गलत है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए थियोसॉफिकल मूवमेंट कौन लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज on Monday released management effectiveness evaluation of 146 national parks and wildlife sanctuaries in the country. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है सुबह हर्षित सर ने अच्छी तरह कवर किया था, पूरा आपको एक्सप्लेन करके दिया था, दोबारा मैं नहीं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 इधर गलत आ रहा है दोस्तों। क्या है कि इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कवरिंग अप अबाउट 24% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। दोस्तों 24% क्या है? वैसे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, राइट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। न्यूज़ जो आया था मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ 903 प्रोटेक्टेड एरियाज कवरिंग अबाउट 5% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है हमारे पूरे फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो 5% है, पूरे फॉरेस्ट में नहीं, पूरे इंडिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, तीर्था एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हाउ परफॉर्म द बेस्ट अमंग द सर्वे प्रोटेक्टेड एरियाज। तो एक सर्वे हुआ था, मैंने अभी बोला था, जैसे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन हुआ था। इसमें सबसे पहला कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया? तीर्थन एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश वाज द वर्स्ट परफॉर्मर इन सर्वे। तो उत्तर प्रदेश में जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वर्स्ट परफॉर्मर है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है, इंडिया हैज सिस्टमैटिकली डेसिग्नेटेड इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज इन 4 लीगल कैटेगरीज। इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन सा? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। वैसे पूरे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में आपको पूरा आइडिया चाहिए, हर्षित द्विवेदी सर के नाम के साथ आप सर्च मारिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारे चैनल में है वो। अब देखो, अंडर दिस एक्ट इंडिया हैज 903 फॉर्मली डेसिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज। दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं, यूपीसी प्रीलिम्स के लिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, सब एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। बाकी बहुत सारे डिटेल्स है वैसे। देखो, इंडिया के पास 903 फॉर्मली डेसिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज है विद ए कवरेज ऑफ 1,65,012 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। Among these are 101 national parks, 553 wildlife sanctuaries, 86 conservation reserves and 163 community reserves। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना, जिसमें लिखा है 101 नेशनल पार्क्स, ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, द हिंदू में आया था, इसने मैंने इधर डाला है, तो ये सही हो सकता है, लेटेस्ट हो सकता है, एक दो महीने में ऐड भी हो सकता है, पर अभी के लिए ये जो डाटा है 101, 553, 86 ये सब सही है। फॉर द सर्वे 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर इवैल्यूएटेड। ऐसा नहीं, सारे नेशनल पार्क्स जो है, ये सारे नेशनल पार्क्स को इवैल्यूएट किया, पूरा 146 नेशनल पार्क्स को, 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इवैल्यूएट किया। पूरा 903 में से 146 जो इंपॉर्टेंट है उसी को इवैल्यूएट किया, उसी में से ये जो तीर्थन एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
बेस्ट परफॉर्मर बन के आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 इधर गलत है, 24% नहीं ओनली 5%। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने ए नेशनल पार्क इन केरला इंडिया के बारे में, जिसका आंसर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। ये फेमस है लायन टेल्ड मैकैक के लिए। ये है दोस्तों लायन टेल मैकैक। इसकी पूंछ देखो आप, इसकी पूंछ लायन से मिलता है, इसलिए इसको लायन टेल मैकैक बोलते हैं। ये IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्टेटस में एंडेंजर्ड है। जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारे इंडिया में, वो सब हमारे UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज इनकरेक्ट। चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, आपका यूज़ हो रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।